वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम वाला। तो आज डिस्कस करते हैं हम लोग लास्ट वीक के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इंडियाज ओवरऑल रैंक इन द ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स। तो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी आई है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शंस है 124, 125, 127 एंड 136। ठीक है, तो क्या आंसर होगा, तो आइए यहाँ पर आंसर देखते हैं। तो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग जो है 125th रैंक है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये रैंक है ये 125th ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक है फ्रेंड्स। 125वां स्थान मिला है, जिस पे चर्चाएं भी खूब चल रही हैं कि ये 125 रैंक जो 25th रैंक है, ये रैंक कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है बहुत जो है ज़्यादा रैंक है, ठीक है, बहुत ख़राब रैंक है, ऐसा क्या है ये तो समझते हैं इसे। ये ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स का ये 5th एडिशन है, 5वां संस्करण है। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है, तो सबसे पहली बात है कि ये किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये इंडेक्स जो है जारी किया गया है ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन के द्वारा। ठीक है, GCS के द्वारा, ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस के द्वारा इस रैंक को जारी किया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि ये कौन सा इंडेक्स है, तो ये 5th एनुअल एडिशन है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स का। यहां पर जो है टॉप किसने किया है, तो टॉप करने वाला जो कंट्री है वो कौन सी कंट्री है, स्वीडन है। ठीक है, स्वीडन जो है टॉप की है। स्वीडन को लेकर के थोड़ी सी और भी जो है इंपॉर्टेंट, अगर स्वीडन का क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि स्वीडन का कैपिटल क्या है, तो स्वीडन की कैपिटल क्या है, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो स्वीडन की कैपिटल अगर पूछा जाएगा तो स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, ये स्वीडन की कैपिटल है। और अगर स्वीडन की करेंसी पूछी जाए कि स्वीडन की करेंसी क्या है, तो स्वीडन की करेंसी है स्वीडिश क्रोना। स्वीडिश क्रोना, देखिए कोरोना नहीं है, स्वीडिश क्रोना, ये स्वीडन की करेंसी। और आपको पता है कि जो है नोबेल प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन भी कहाँ से किया आता है, तो स्वीडन के द्वारा ही किया आता है। एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर जो है, जो कि डायनामाइट के आविष्कारक थे, उनके द्वारा नोबेल प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन किया आता है। टोटल 6 कैटेगरीज में अवार्ड दी जाती है, जिसमें से 5 कैटेगरी का अवार्ड जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी स्वीडन के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। सिर्फ एक कैटेगरी का अवार्ड जो है पीस का अवार्ड, वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो पीस का अवार्ड अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो पीस का अवार्ड किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो पीस का अवार्ड ये नॉर्वे के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। नॉर्वे की कैपिटल क्या है, तो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है। नॉर्वे की करेंसी क्या है, तो नॉर्वेजियन क्रोन है। अगर करेंसी पूछी जाए कि नॉर्वे की करेंसी क्या है, तो नॉर्वेजियन क्रोन है। फिलहाल हम लोग ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स की बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहां पर टॉप किसने किया है, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप करने वाला जो देश है वो है स्वीडन। ठीक है, कितने देशों के बीच ये रैंकिंग आई है, तो 197 कंट्रीज के बीच में ये रैंकिंग आई है। टोटल जो है यहाँ पे कितने कंट्रीज हैं, 197 कंट्रीज हैं। ठीक है, जिसमें भारत का स्थान 125वां स्थान है, और जिसका कुल स्कोर कितना है, तो इंडिया का स्कोर है 45.1, ये स्कोर दिया गया है। ठीक है, ये ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स जो है 125th पोजीशन है इंडिया की। वहीं अगर हम बात करें तो हेनले इंडेक्स में जो है इंडिया की रैंक कितनी है, हेनले इंडेक्स में इंडिया की रैंक 88th है। ठीक है, 80th पोजीशन पर है। तो देखिए चर्चा ये चल रही थी कि कई बार जो है लोग ये बता रहे हैं कि नहीं ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में जो रैंकिंग है वो 125th नहीं, वो 80th है। तो देखिए 80th नहीं है, एक्चुअल में जो 80th रैंक है वो किसकी है, वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग है। ठीक है, जबकि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स की जो रैंकिंग है वहां पर इंडिया की रैंकिंग 125th ही है। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है, तो वो हेनले जो है रैंकिंग और ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग में डिफरेंस क्यों है। डिफरेंस के पीछे रीजन है। ठीक है, डिफरेंस के पीछे रीजन क्या है फ्रेंड्स, तो यहां पर आप देखिए ये जो जीपीआई इंडेक्स है 2026 का, इसमें 3 पैरामीटर्स दिए गए हैं। ठीक है, 3 पैरामीटर्स हैं और 3 पैरामीटर्स के अलग अलग वेटेज हैं। इन 3 पैरामीटर्स के अलग अलग वेटेज कैसे हैं, तो आप देखिए जो फर्स्ट वेटेज है वो कौन सा पैरामीटर है और उसे कितना वेटेज असाइन किया गया है, तो जो पहला पैरामीटर है वो आप देख रहे हैं इनहांस्ड मोबिलिटी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, यानी कि मोबिलिटी के आधार पर ये रैंकिंग निकाली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाहर के लोग हैं वो इंडिया के अंदर आना चाहते हैं, कितने लोग, फिर इंडिया से कितने लोग हैं जो बाहर के देशों में जाना चाह रहे हैं, इनके आधार पर, मोबिलिटी के आधार पर। ठीक है, तो मोबिलिटी का जो वेटेज है वो कितना % वेटेज है, ये 50% वेटेज है मोबिलिटी का। ठीक है, वहीं हेनले जो है वहां पर आप देखेंगे तो हेनले का जो
मैक्सिमम जो पैरामीटर है वो मोबिलिटी ही है, ठीक है। मोबिलिटी के आधार पर ही हेनले इंडेक्स जारी की जाती है और यही रीज़न भी है कि जिसके चलते वहाँ पर इंडिया की रैंकिंग ज़्यादा अच्छी आ रही है और यहाँ पर इंडिया की रैंकिंग थोड़ी जो है पिछड़ गई है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का वेटेज कितना है? इन्वेस्टमेंट का वेटेज 25% है, यानी 25% जो वेटेज है वो इन्वेस्टमेंट का है, यानी कि बाहर के जो लोग हैं वो हमारे देश के अंदर कितना निवेश करना चाहते हैं, इस आधार पर भी ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। वही तीसरा जो है पैरामीटर कौन सा है? तीसरा पैरामीटर जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है और यहां पर कितना है? तो 25% है। आप इसे ऐसे याद रखेंगे, तीन पैरामीटर्स हैं। तीन पैरामीटर कौन कौन से हैं? तो इनहांस्ड मोबिलिटी है, दूसरा पैरामीटर कौन सा है? इन्वेस्टमेंट का पैरामीटर है और तीसरा पैरामीटर कौन सा है? क्वालिटी ऑफ लाइफ का है, ठीक है। ये जितने भी पैरामीटर्स हैं तो देखिए 50% प्लस 25% प्लस 25% में डिवाइडेड है। यहाँ पर आप देखिए हिंदी भी दिया गया है, यहाँ पर इंग्लिश भी दिया गया है। बाकी जो रेस्ट जो है 6 कंट्रीज हैं, तो 6 पे डेनमार्क है, 7 पे आयरलैंड है, 8th पोजीशन पर यूके है, 9th पोजीशन पे नॉर्वे है एंड 10th पोजीशन पे कौन सा देश है? तो 10th पोजीशन पर सिंगापुर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये न्यूज़ बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब दूसरा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके सामने है, ठीक है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आप इसे देखिए और इसका आंसर जो है ज़रा सोचिए क्या इसका आंसर हो सकता है। इन जुलाई 2026 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज कन्फर्ड विथ विच हाइएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है। जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो देखिए इंडोनेशिया के सर्वोच्च जो है नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जैसे ठीक वैसे जैसे हमारे देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न है, ठीक वैसे ही इंडोनेशिया का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है रिसेंट के डेज में आप देखेंगे बहुत ज्यादा जो है अलग अलग देशों से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता दूं यहां पर आंसर क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार या फिर बिंटेंग जैसा उत्तमा अवार्ड या ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, तो यहां पर या फिर जो है बिंटेंग आदिपूर्ण अवार्ड। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर होगा, बिंटेंग आदिपूर्ण अवार्ड, ठीक है। ये इंडोनेशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये अवार्ड जो है कब प्रोवाइड किया गया है, कब दिया गया है? तो आप यहां पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 7 जुलाई 2026 7 जुलाई 2026 मंगलवार को जकार्ता, जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया की कैपिटल, ठीक है, कि सर्वोच्च सम्मान बिटांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें इंडोनेशिया की उनकी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान दिया गया है। और आपको फ्रेंड्स पता है कि पिछले वीक में जो है आप देखेंगे रिसेंट डेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 देशों की यात्रा पर थे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इंडोनेशिया की यात्रा पर। तो इंडोनेशिया से उन्हें यह हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, ठीक है। जो 6 जुलाई 2026 को सोमवार से शुरू हुई थी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट कौन है? प्रबोज सुबियांतो, ठीक है। इंडोनेशियन जो है प्रेसिडेंट कौन थे? प्रबोज सुबियांतो। प्रबोज सुबियांतो जो है लास्ट ईयर ये चीफ गेस्ट भी थे, रिपब्लिक डे के दिन जो है चीफ गेस्ट थे लास्ट ईयर, और इस बार जो है चीफ गेस्ट कौन थे? तो यूरोपियन यूनियन से जो है मेंबर्स आए हुए थे, ठीक है। तो इस बार जो है यूरोपियन यूनियन को लेकर के और इंडिया और यूरोपियन यूनियन को लेकर के जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया गया था, ठीक है। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था, एफटीए साइन किया गया था। हालांकि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था ये 26 जनवरी को, तो देखा उस दिन हमारा नेशनल फेस्टिवल होता है, तो चीफ गेस्ट के तौर पे आया था। 27 जनवरी को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया। और यूरोपियन यूनियन में टोटल कितने कंट्रीज हैं? तो यूरोपियन यूनियन में टोटल जो है 27 कंट्रीज हैं, 27 देश हैं, ठीक है। और कोइंसिडेंटली आप देखिए जो है 27 जनवरी को ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया। और इस एग्रीमेंट को जो है, इस डील को नाम भी दिया गया, क्या नाम दिया गया था? तो इसे नाम दिया गया था मदर ऑफ ऑल डील नाम दिया गया, ठीक है। रिसेंट डेज में जो है अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि चर्चा में है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस देश के साथ हमने रिसेंटली साइन किया है? तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने रिसेंटली जो है यूके के साथ साइन किया है। मतलब जो है आज से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि 15 जुलाई से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो रहा है। 15 जुलाई से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो रहा है किस देश के साथ? तो इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो रहा है। ओके फ्रेंड, इंडिया और यूके के बीच
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू किया जा रहा है। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि जो है दो देश एक प्रकार का ये एग्रीमेंट करते हैं कि दोनों देश एक दूसरे देश के ऊपर जो है प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ नहीं इंपोज करेंगे। ठीक है, या टैरिफ को धीरे धीरे कम करते चलेंगे। यहाँ पर लगभग जो है इंडिया से यूके को भेजे जाने वाले लगभग 99% जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको टैरिफ फ्री कर दिया जाएगा। ठीक वैसे ही जो है यूके की जो है प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर आएंगे तो उनके ऊपर भी लगभग जो है 99% प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जिनको टैरिफ फ्री कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया है, जिसके चलते जो है इंडियंस को भी बेनिफिट होगा। इंडियन को कैसे बेनिफिट होगा? तो आप देखेंगे वहां पर जो है जो लग्जरी कार होती है यूके में जो बनती है, उन लग्जरी कारों का जो है हमारे देश के अंदर एंट्री होगा। ठीक है, और वहां पर जो है ड्यूटी जो होगी, जो टैरिफ होगा वो कम कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत कम कर दिया जाएगा, जिससे जो है लग्जरी कारें क्या हो जाएंगी, इंडियन मार्केट में सस्ती हो जाएंगी। तो जो भी लग्जरी कार के शौकीन हैं उनको बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, कुछ एल्कोहलिक प्रोडक्ट लाइक जो है विस्की, उसकी जो है प्रोडक्ट ये भी जो है मार्केट में जो है ये भी सस्ते मिलेंगे। कुछ फिश भी हैं वो भी सस्ते हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से जो इंडियन फार्मर्स हैं, एमएसएमई सेक्टर है, उनको भी बेनिफिट होगा, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है बाहर के देशों में बेच पाएंगे। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, देखिए हमने कुछ जल्दी जो है कुछ ज़्यादा हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना स्टार्ट कर दिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के पीछे रीजन ये था कि रीजन क्या था, क्योंकि यूएस ने हमारे देश के ऊपर टैरिफ इंपोज कर दिया था। ठीक है, और उस टैरिफ की वजह से क्या हो रहा था कि हम यूएस को अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे थे, जिससे हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर क्या हो गया था, प्रभावित हो गया था। हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर था, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। एक्सपोर्ट ना करने की वजह से क्या हो रहा था कि हमारी जीडीपी जो है वो कम हो रही थी, जीडीपी हमारी अफेक्ट हो रही थी। तो हमें जीडीपी को बूस्ट दिलाना है, हमें एक्सपोर्ट अगर हम यूएस में नहीं कर पा रहे हैं तो हम बाकी देशों में एक्सपोर्ट करें। हालांकि यूएस में एक्सपोर्ट ना करने का एक असर ये होता है क्योंकि यूएस जो है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में अगर हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा। तो वहाँ पर हमने ये नहीं सोचा कि ठीक है हम यूएस में जो है अपना द्वार जो है या जो डोर है उसको ओपन होने का वेट करते रहेंगे, और जब तक डोर ओपन नहीं होता है तब तक हम यूएस के दर पर ही यानी उनके दरवाजे पर जो है सर रगड़ते रहेंगे। ऐसा हमने नहीं सोचा। हमने सोचा कि ठीक है अगर यूएस अपने दरवाजे नहीं ओपन करता है तो बिल्ड अ न्यू डोर। ठीक है, तो हम नए डोर्स बनाएंगे। तो जो है अलग अलग देशों के साथ हमने डोर बनाना स्टार्ट कर दिया, ताकि हमारी जो है जीडीपी की साइज जो है वो अफेक्ट ना हो, जीडीपी हमारी घटे ना। ठीक है, तो आज 15 जुलाई है और 15 जुलाई से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जो है लागू हो चुका है। किन देशों के साथ? तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये इंडिया और यूके के बीच में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो चुका है। ठीक है, इंडोनेशिया की हम बात कर रहे थे, तो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है ये अवार्ड किसने दिया है? तो प्रबोध सुबियांतो ने जो है ये अवार्ड दिया है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टार और सैश पहने हुए दिखाई दिए हैं। तो आप यहाँ पर देखिए जो है ये स्टार और ये सैश भी जो है दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, इंडोनेशिया की थोड़ी सी देखिए हम और भी बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो अवार्ड है, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये कितने नंबर का अवार्ड था? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो ये 33rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था। ठीक है, टोटल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है कितने अवार्ड मिल चुके हैं? टोटल 33 अवार्ड जो हैं रिसीव हो चुके हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, जो किसी भी डेलीगेट्स के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है ये प्राइड की बात है। और इससे पहले जो है इस साल की शुरुआत में उन्हें स्वीडन से रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार अवार्ड मिला, जो कि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि ऑप्शन में भी था। और फिर जो है पिछले महीने सेशल से उन्हें गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिज़ॉन अवार्ड जो है सम्मानित किया गया। ठीक है, तो यह अवार्ड जो हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है, तो आप याद रखेंगे ये कितने नंबर का अवार्ड है? तो ये टोटल जो है 33 अवार्ड्स मिल चुके हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो यूरोपियन यूनियन के साथ हमने जो ये डील साइन किया था, ये टोटल जो है 22nd फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ठीक है, प्रबोध सुबियांतो जी को लेकर के हम एक बात और करना चाहते हैं। देखिए प्रबोध सुबियांतो जब अपना इलेक्शन जीतते हैं तो उसके बाद से ही ब्रिक्स का जो है 10वां मेंबर कौन सा मेंबर बन जाता है? तो ब्रिक्स का 10वां मेंबर इंडोनेशिया बनता है। ब्रिक्स का 10वां मेंबर कौन सा मेंबर बनता है? ब्रिक्स का 10वां मेंबर इंडोनेशिया बनता है। ठीक है, तो ब्रिक्स में जो देशों की संख्या है वो कितने देश हैं? तो ब्रिक्स में देशों की संख्या 10 देश है। 10वां देश जो है वो कौन सा देश है? तो 10वां देश इंडोनेशिया ही है।
ठीक है। ब्रिक्स देशों के द्वारा कई बार क्वेश्चन पूछा कि ब्रिक्स देशों के द्वारा मिलकर के कौन सा बैंक बनाया गया है। तो ब्रिक्स जो है ब्रिक्स कंट्रीज हैं, इन्होंने कौन सा बैंक बनाया है। तो ब्रिक्स देशों के द्वारा मिलकर के बैंक बनाया गया था एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेड क्वार्टर कहां पर है। तो एनडीबी का हेड क्वार्टर चाइना में है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि चाइना में कहां पर है, ठीक है। तो चाइना में कहां पर है, तो चाइना में क्या संघाई में है या बीजिंग में है, कहां पर है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि एनडीबी का हेड क्वार्टर, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेड क्वार्टर कहां पर है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेड क्वार्टर संघाई में है। संघाई कहां पर है, संघाई चाइना में है, ठीक है। ये ब्रिक्स देशों के द्वारा मिलकर के बैंक बनाया गया। प्रबोध सुबियांतो के जो है इलेक्शन जीतने के बाद जो है ब्रिक्स ज्वाइन करता है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया जो है 10th कंट्री है ब्रिक्स का। ब्रिक्स की जो समिट है वो इंडिया में चल रही है। यहां पर आप देखिए जो है एक बड़ा है इंटरेस्टिंग जो है न्यूज़ है, और आपको पता है कि जो इंडियंस हैं, तो इंडियन जो है क्रिकेट लवर्स हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो आप देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा गया वैभव सूर्यवंशी, ये एक ऐसा फेस है, चेहरा है, जिसे लगभग जो है हर इंडियंस जो है जान चुके हैं। और ये बिहार से आते हैं वैभव सूर्यवंशी, और ये आईपीएल में इनका आपने देखा होगा कि आईपीएल में जो है इनका जलवा, शानदार इनका जलवा था आईपीएल में, और मोस्ट रन जो हैं इन्होंने बनाए थे, है ना। तो ये ऑरेंज कैप जो हैं होल्डर भी थे वैभव सूर्यवंशी। और वैभव सूर्यवंशी भारत के सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर किस आयु में बने, ठीक है। तो आपको पता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वैभव सूर्यवंशी जो है वो डेब्यू कर चुके हैं, और ही इज द यंगेस्ट क्रिकेटर, ठीक है। तो इंटरनेशनल जो है अगर आप देखें क्रिकेट में जो है भारत की तरफ से ये यंगेस्ट क्रिकेटर बन चुके हैं। और कितने समय में जो है इन्होंने क्रिकेटर यहाँ पर बने हैं, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर है, क्या ये 14 ईयर, क्या 15 ईयर, 16 ईयर, या फिर जो है यहाँ पे डेज भी हम देखेंगे। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर है कि 15 ईयर्स 99 डेज, ठीक है। आप ऐसे भी याद सकते, देखिए क्रिकेट में जो है 99 का बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। नर्वस 90 का जो है कई बार देखिए जो है शिकार हो जाते हैं, शतक से चूक जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है आप इसे याद रखेंगे, 99 बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है क्रिकेट में। हालांकि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मतलब 100 ही है, शतक ही है, बट ठीक है। तो 15 साल 99 दिनों के जो है उम्र में ये बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी। इंटरनेशनल जो है क्रिकेट में इन्होंने डेब्यू किया है, और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। आईपीएल में आपने देखा है कि जो है बहुत सारे जो हैं प्लेयर जो हैं, स्टार जो हैं यहाँ पर निकल कर के आते हैं। दुनिया की सबसे बिगेस्ट जो है ये क्रिकेट जो है इवेंट है आईपीएल। अगर आप मतलब इस तरीके की बात किया जाए तो इंडियन प्रीमियर लीग जो है एक सक्सेसफुल है, जो कि डेकाकॉन बन चुकी है। और इन्होंने जो अपना डेब्यू किया है वो किस कंट्री के खिलाफ डेब्यू किया है, तो इन्होंने जो है अपना डेब्यू किया वो इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया, ठीक है। तो अभी इंग्लैंड में जो है टेस्ट सीरीज चल रही थी, और कल जो है ओडीआई भी चल रहा था। टेस्ट सीरीज में जो है मतलब T20 सीरीज चल रही थी, और T20 सीरीज में जो है परफॉर्मेंस इंडिया का बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा था, और क्लीन स्वीप जो है यहाँ पर विक्ट्री हासिल किया इंग्लैंड ने, ठीक है। इंडिया बड़े है जो है बुरे दौर से गुजर रहा था T20 में। हालांकि वैभव सूर्यवंशी का भी जो परफॉर्मेंस था वो यहाँ पर उतना अच्छा नहीं आया जैसे कि आईपीएल में आ रहा था, ठीक है। हालांकि आगे चल करके डेफिनेटली वो अच्छा करेंगे और बहुत बढ़िया करेंगे, हम सबकी शुभकामनाएं हैं। तो फिलहाल जो है यहाँ पर जो है उन्होंने अपना जो डेब्यू किया है वह किस टीम के खिलाफ डेब्यू किया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लैंड के खिलाफ ही उन्होंने डेब्यू किया है, मैनचेस्टर में, ठीक है। तो एक लैंडमार्क डेब्यू है। और है ना कि आप देख भी रहे थे कि आईपीएल में जो है जब एक छोटा सा है ना, जब बच्चा जो है वो क्रिकेट खेल रहा था तो ऑडियंस जो है एकदम झूम उठते थे, है ना, दिल लगा करके जो है मैच देखते थे, और मन भी करता था कि हाँ मतलब जो है अगर कोई मैच खेल रहा है, और जो है बड़े बड़े जो हैं स्टार बॉलर थे उनके फर्स्ट बॉल पर भी जो है वो टारगेट करते थे और निशाना बनाते थे, और उनको जो है बाउंड्री में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। एक यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है, और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन सी है, तो देखते हैं इस इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। इन जुलाई 2026 दिलीप अस्बे was appointed to the global supervisory board of Swift. He currently serve as the MD CEO of which organizations, ठीक है। तो आप देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्हें करेंटली रिसेंटली जो है दिलीप अस्बे को स्विफ्ट का
वैश्विक पर्यवेक्षक यानी कि स्विफ्ट का ग्लोबल सुपरवाइजर के तौर पे इन्हें अपॉइंट किया गया है। ठीक है, ग्लोबल सुपरवाइजरी बोर्ड में जो है इन्हें जगह मिली है। और ये कौन है, तो ये कहाँ पर काम, मतलब करेंटली जो है ये किसके एमडी एंड सीईओ हैं। ठीक है, इसका आंसर हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिया गया है, एनपीसीआई दिया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड नीति आयोग दिया गया है। ठीक है, ये अलग अलग यहाँ पर जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पर एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, तो एनपीसीआई के एमडी एंड सीईओ कौन है, दिलीप आसबे। ठीक है, मिस्टर दिलीप आसबे जो है ये एनपीसीआई के एमडी एंड सीईओ हैं। एनपीसीआई के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए एनपीसीआई जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो आज के डेज में ये रिवोल्यूशन कर रहा है। एनपीसीआई को कब स्टेब्लिश किया गया था, तो एनपीसीआई को स्टेब्लिश किया गया था 2008 में। एनपीसीआई को कब स्टेब्लिश किया गया था, तो एनपीसीआई को स्टेब्लिश किया गया था 2008 में। और एनपीसीआई इज द ज्वाइंट इनिशिएटिव, तो एनपीसीआई एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है। और ये ज्वाइंट इनिशिएटिव किसका है, ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है। और ज्वाइंट इनिशिएटिव किसका है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई एंड आईबीए। ठीक है, आईबीए क्या है, तो आईबीए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। ठीक है, जो बैंकर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है आईबीए, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप जान ही रहे हैं, बाकी ये आईबीए। ठीक है, तो आईबीए जो हमारे देश के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है, तो जो भी बैंकर्स है, बैंकर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, तो बैंकर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम आईबीए का ही होता है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का होता है। ओके फ्रेंड, जैसे मैं आपको जो है एक इंसिडेंट बताता हूँ। फिलहाल जो है अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये बोला कि आईबीए के चेयरमैन कौन है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ आईबीए, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन कौन है, तो आपको हमें यह आंसर बताना पड़ेगा कि एट प्रेजेंट जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है। ठीक है, तो एसबीआई के चेयरमैन कौन है, तो एसबीआई के चेयरमैन मिस्टर सी एस सेट्टी, सी एस सेट्टी, सी एस सेट्टी यानी कि छल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी। ठीक है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि देखिए जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक में से ही किसी भी बैंक के जो चेयरमैन होते हैं वो किसके चेयरमैन होते हैं, आईबीए के चेयरमैन होते हैं, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन होते हैं। मैं आपको कोविड-19 के दिनों की बात जो है बताता हूँ। कोविड-19 में क्या हो रहा था फ्रेंड्स, तो कोविड-19 में आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग की जो है डेथ भी हो रही थी। और अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ है ना, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा मौतें कोविड-19 में किस देश में हुई थी ड्यू टू कोविड-19, तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ जो है सबसे ज़्यादा मौतें इंडिया में हुई थी। वहाँ पर डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि अगर इंडिया ये बता रहा है कि 1 लोग की मृत्यु हुई है, तो असल में जो है कितने लोग की डेथ हुई है, 9.8। अब देखिए 9.8 तो नंबर मतलब ऐसे कोई पर्सन का होगा नहीं, तो रेशियो बता रहा था, तो हम इसे ऐसे देख सकते हैं। यानी कि अगर इंडिया ये अपना आंकड़ा बताया कि 10 लोग की डेथ हुई है, तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग जो है कितने लोग की डेथ हुई है, 98 लोग की, 98 लोग की डेथ हुई है। ऐसा डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट था। और उन दिनों क्या हो रहा था कि आप देखेंगे जो हेल्थ लाइन वर्कर्स थे एंड जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, ऐसे लोग को जो है हेल्थ लाइन एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स जो है उन्हें वैक्सीनेट किया जा रहा था। जो बैंकर्स थे, बैंकर्स भी सेम लेवल का रिस्क ले रहे थे, वो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। उन दिनों मैं देखता था मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जब घर से निकलते थे वो जो है अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते थे, तो लोग जो है फूलों की जो है वर्षा करते थे। लेकिन उन दिनों क्या होता था कि बहुत सारे जो है स्टूडेंट की डेथ भी हुई थी। ठीक है, बहुत सारे बैंकर की डेथ हो रही थी। ठीक है, तो बहुत सारे बैंकर की जब डेथ हो रही थी तो उन दिनों ड्यू टू कोविड-19, तो उस टाइम पर जो है आईबीए के चेयरमैन कौन थे, आईबीए के चेयरमैन थे मिस्टर सुनील मेहता। तो सुनील मेहता साहब जी जो है आईबीए के चेयरमैन थे, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन थे। और उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी कि रिक्वायरमेंट है प्रेजेंट टाइम में, मतलब देश में बैंकर को भी रिक्वायरमेंट है कि बैंकर्स को भी क्या किया जाए, वैक्सीनेट किया जाए। फिर जाकर के बैंकर्स को वैक्सीनेट किया गया था। तो आईबीए का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है ना, बैंकर्स जितने भी हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम किसके द्वारा किया था, आईबीए। जब भी आप बैंकर बन जाएंगे तो आपको भी जो है इंटरेस्ट के जो है प्रोटेक्ट कौन करेगा, आईबीए। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन है, सीएस सेट्टी, छल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी। और हालांकि जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए पीओ की वैकेंसीज भी आई हुई हैं, जहां पर जीए का वेटेज जो है वो बढ़ चुका
चुका है, जीए का वेटेज जो है आप देखें ना, मतलब आईबीपीएस पीओ में जो है जीए का वेटेज बढ़ा है, एसबीआई में भी है जीए का वेटेज ऑलरेडी था, 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स है। वहीं अगर आईबीपीएस पीओ की बात करें तो 50 क्वेश्चन जो है और नंबर जो है मार्क्स कितने हैं, 60 मार्क्स हैं, ठीक है। हालांकि इन दिनों जो है देखिए जीएस जीए करंट अफेयर का जो है वेटेज बढ़ चुका है, और आपको जो है डेफिनेटली अगर आपको है ना सिलेक्शन लेना है तो अपने सारे सब्जेक्ट्स आपको मजबूत रखने होंगे, ठीक है। यानी कि हम टोटल मार्क्स को कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब टोटल मार्क्स रहेगा, अगर मान लीजिए हमने किसी सब्जेक्ट में हमारा वीक परफॉर्मेंस है तो डेफिनेटली हमारा जो टोटल मार्क्स होगा वही कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। हमें क्या करना होगा, अपने सारे सब्जेक्ट को जो है अच्छे से तैयार करना होगा। तो ये एनपीसीआई, ठीक है। यहां पर हम बात कर रहे थे स्विफ्ट के ग्लोबल सुपरवाइजरी बोर्ड में अपॉइंट किया गया। थोड़ा समझते हैं स्विफ्ट के बारे में कि ये स्विफ्ट क्या है। बाकी यहां पर नीति आयोग से मैं आपको एक अपडेट दे देता हूं। तो नीति आयोग के सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो नीति आयोग के सीईओ निधि छिब्बर जी हैं, ठीक है। तो निधि छिब्बर जो है सीईओ हैं नीति आयोग के, निधि छिब्बर। और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है, सुमन बेरी, सुमन बेरी, ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है। पीएम कौन होते हैं, तो पीएम का पोस्ट जो है कैसा पोस्ट होता है, मतलब जो है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन होते हैं, पीएम। और जो पीएम का पोस्ट है वो कैसा पोस्ट होता है, तो ये एक एक्स ऑफिशियो पोस्ट होता है। एक्स ऑफिशियो को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्स ऑफिशियो को हिंदी में बोलते हैं पदेन, यानी पदेन का मतलब जो है प्री डिसाइडेड पोस्ट है, यानी कि जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे अपने आप। चलिए हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, स्विफ्ट के बारे में, है ना। तो स्विफ्ट जो है सोसाइटी फॉर, देखिए यहाँ पर जो है ये मिस्टर दिलीप आसबे जी हैं। स्विफ्ट के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि स्विफ्ट का पूरा नाम क्या है। स्विफ्ट का पूरा नाम आपको याद रखना जरूरी है। स्विफ्ट का पूरा नाम सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। स्विफ्ट का काम क्या है, थोड़ा समझते हैं स्विफ्ट का काम। देखिए जब भी हमें क्या करना होता है कि जब भी हम पैसा, यानी कि दूसरे देशों में जब भी पैसा भेजा जाता है तो उसके पीछे जो नेटवर्क काम कर रही होती है, यानी किस नेटवर्क के थ्रू हम एक देश से पैसा किसी दूसरे देश में भेजते हैं, तो उसके लिए जो है नेटवर्क काम कर रही होती है, जो बैकएंड में टेक्नोलॉजी वर्क कर रही होती है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, वो स्विफ्ट है। तो हमें स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी बिना स्विफ्ट कोड के हम इंडिया से पैसा बाहर किसी देश में नहीं भेज सकते हैं। मैं आपको मजे की बात बताता हूं कि स्विफ्ट का जो है पूरे दुनिया में अल्टरनेट है नहीं। स्विफ्ट का जो है देखिए, स्विफ्ट से पहले टेलेक्स हुआ करता था, लेकिन टेलेक्स जो है अब स्विफ्ट के आने के बाद से टेलेक्स आउटडेटेड हो चुका, टेलेक्स काम करना बंद कर दिया, ठीक है। तो स्विफ्ट का अल्टरनेट नहीं है, सिर्फ इकलौता है। स्विफ्ट का हेड क्वार्टर कहां पर है, तो स्विफ्ट का हेड क्वार्टर ला हुल्पे, ये एक सिटी है। और ला हुल्पे जो है ये कहां पर है, ये बेल्जियम में है। बेल्जियम की अगर बात करें तो बेल्जियम किस तरह की कंट्री है, बेल्जियम इज अ नेटो कंट्री। बेल्जियम किसका मेंबर है, बेल्जियम नेटो का मेंबर है। नेटो का पूरा नाम क्या, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो कब स्टेब्लिश हुआ था, नेटो स्टेब्लिश हुआ था 4 अप्रैल 1949। नेटो की स्थापना कब की गई थी, तो नेटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी, 4 अप्रैल 1949। और आप यहां पर देखेंगे सिर्फ चर्चा में कब रहा, सिर्फ क्यों ज्यादा चर्चा में, तो देखिए रशिया यूक्रेन का जो वॉर है, तो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर जो है, जो मतलब इस बार जो शुरू हुआ है, तो रशिया और यूक्रेन का वॉर 2022 से चल रहा है, जो कंटिन्यूअस चल रहा है। ये वॉर जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इवन अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा था कि अगर हम राष्ट्रपति बन जाएंगे तो एक दिन के अंदर वॉर को रुकवा देंगे, ठीक है। लेकिन उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद भी जो है देखिए उनका दूसरा साल चल रहा है, लेकिन जो है वॉर नहीं रुक पाता है। हालांकि जो है हुआ क्या था कि जब रशिया और यूक्रेन के जो बीच में वॉर चल रहा था, तो रशिया को काउंटर करने के लिए, फिर रशिया को जो है मतलब जो है वॉर ना करे, तो इसलिए जो है रशिया के बहुत सारे बैंक को सिर्फ नेटवर्क से बाहर कर दिया गया था। सिर्फ नेटवर्क से बाहर इसलिए कर दिया गया था ताकि जो रशियन बैंक्स हैं वो बाहर के देशों में फंड ट्रांसफर ना कर पाए, ठीक है। तो रशिया के जो है कुछ बैंक को जो है सिर्फ नेटवर्क से बाहर कर दिया गया था। तो सिर्फ नेटवर्क का अब काम क्या है, तो सिर्फ नेटवर्क का काम तो आपने समझ लिया, और क्यों ये इंपॉर्टेंट है इसका भी थोड़ा समझते हैं। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो स्विफ्ट को लेकर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो स्विफ्ट को लेकर के जो है क्वेश्चन इस तरीके से पूछे आते हैं
जैसे अगर मान लेते हैं कि हम इंडिया से, इंडिया का कोई बैंक है, जैसे मान लेते हैं एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से फंड ट्रांसफर किया जा रहा है किसी दूसरे देश के किसी बैंक में। मान लेते हैं कि वो यूएस के जेपी मोर्गन में फंड ट्रांसफर किया जा रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकर है, इन्वेस्टमेंट बैंक है यूएस का, ठीक है। अब अगर मान लें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से फंड ट्रांसफर किए गए और बीच में ही किसी ने पैसा हैक कर लिया, कोई भी हैकर है जो पैसा बीच में क्या कर लिया, हैक कर लिया, यानी कि यहां से अगर पैसा बाईपास कर दिया, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई हैकर आ गया, पैसे को जो है हैक कर लिया, ठीक है, अकाउंट हैक कर लिया, पैसे को जो है बाईपास कर दिया, ठीक है। तो बाईपास कर देने से क्या होगा कि अब जो है जेपी मोर्गन बैंक का देखो हमें तो पैसा आया नहीं, एसबीआई का अगर हमने तो फंड ट्रांसफर कर दिया, लेकिन पैसा तो पहुंचा नहीं, क्योंकि जो है पैसा किसने उड़ा दिया, हैकर ने उड़ा दिया। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो है फंड्स को सिक्योर ट्रांसफर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल किया जाता है। और जब भी स्विफ्ट को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो स्विफ्ट को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से होगा कि स्विफ्ट का यूज क्या है, फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन हम बताएंगे टू सिक्योर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, टू सिक्योर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ठीक है। यानी जो हिंदी में लिख रहे हैं हिंदी में लिख लेंगे, तो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षित, अंतरराष्ट्रीय लेन देन को सुरक्षित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, स्विफ्ट नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जब भी जो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होंगे उन फंड्स को सिक्योर करने का काम किसका होता है, स्विफ्ट नेटवर्क का काम होता है। आखिर में स्विफ्ट नेटवर्क कैसे करता है, तो स्विफ्ट नेटवर्क जो है फाइनेंशियल मैसेजेस के थ्रू जो है जो वित्तीय संदेश होते हैं उनका इस्तेमाल करता है। तो ये फाइनेंशियल मैसेजेस का इस्तेमाल करता है, फाइनेंशियल मैसेजेस यानी कि वित्तीय संदेशों का प्रयोग करता है, ठीक है, वित्तीय संदेशों का प्रयोग करके ये ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने का काम करता है। अब देखिए ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आप यहां पे देखेंगे, विच यूनियन मिनिस्टर इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द इनॉग्रल, इनॉग्रल का मतलब जो है देखिए उद्घाटन, ठीक है, यानी फर्स्ट टाइम ये किया जा रहा है, यूएन ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस, ठीक है। तो एआई गवर्नेंस को लेकर के यहां पर जो है एक मीटिंग की गई है, जो है ये किस तरह की मीटिंग है, तो ये यूएन ग्लोबल डायलॉग है, ठीक है। तो एआई गवर्नेंस को लेकर के है, तो संयुक्त राष्ट्र के पहले, देखिए फर्स्ट है ये, तो इसलिए फर्स्ट है तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी देखिए इस वीक के जो करंट जो है सेशन है, तो इनमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमने उन्हें लिया है। नेक्स्ट जब क्लास करेंगे तो उसमें हम थोड़ी सी संख्या और बढ़ाएंगे क्वेश्चंस के, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी तो आप जो है यूट्यूब में जो है कमेंट करेंगे, सेशन में कमेंट सेक्शन में जो है आप हमें बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं, तो डेफिनेटली जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं संयुक्त राष्ट्र के पहले ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा सकते, सबसे पहले तो जो है एक सिंपल सी बात है कि जो है तो ये ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है ये फर्स्ट जो है मीटिंग की गई है, जो है एआई गवर्नेंस पर जो है ये मीटिंग हुई है, कहाँ पर की गई है, ठीक है। तो इसे आप कॉन्फ्रेंस भी बोल सकते हैं ना कि जो है ये कहाँ पर हुआ है। तो ये जो है अभी हम बात कर रहे हैं किसके द्वारा किया गया, तो फिलहाल जो इसका आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा, कीर्तिवर्धन सिंह, ठीक है। कीर्तिवर्धन सिंह जो है ये इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इंडिया की तरफ से जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे कौन है ये, तो देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। यानी कि आप देखेंगे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह है, ठीक है। विदेश मंत्री जो है मिस्टर एस जयशंकर हैं, ये स्टेट मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में ही मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है ये, ठीक है। तो देखिए एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के पहले ग्लोबल डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व करें जो है किया है इन्होंने। कब किया है, तो 6 और 7 जुलाई को, तो ये पहली बार जो है किया गया, कब किया गया है, तो ये 6 और 7 जुलाई को किया गया है। कहां पर किया गया है, जिनेवा में किया गया है। जिनेवा कहां पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो फिलहाल जो है ये जो है ये ग्लोबल जो है डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है ये किसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले जो हैं कौन है मिनिस्टर, तो ये मिस्टर कीर्तिवर्धन सिंह है, ठीक है। कीर्तिवर्धन सिंह जो है आप देखिए कि फिलहाल, ठीक है,
तो कीर्तिवर्धन सिंह जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है, आप हमें इसका आंसर बताएंगे कि क्या जो है कीर्तिवर्धन सिंह जो है यहां पर ये तो हमें दिखाई दे रहे हैं कि मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है, तो आप हमें बताएंगे कि इनके पास और कौन सा पोर्टफोलियो है। ठीक है, यानी कि आप हमें ये बताएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट। ठीक है, हालांकि देखिए मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र यादव जो है मिनिस्टर हैं। अब हमें बताने कि स्टेट मिनिस्टर कौन है इसमें। ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है इसका आंसर हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, कॉप समिट में भी वो गए थे। ओके, सीओपी समिट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी समिट। यहां पर देखेंगे एक और इंपॉर्टेंट जो है, द हाई लेवल मीटिंग मार्क्स द लॉन्च ऑफ यूएन फर्स्ट यूनिवर्सल मल्टी स्टेक होल्डर्स फोरम ऑन एआई गवर्नेंस एस्टेब्लिश्ड अंडर द। ठीक है, ये किसके थ्रू स्टैब्लिश किया गया है, तो यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन। कौन सा रेजोल्यूशन नंबर है, तो रेजोल्यूशन नंबर आप ध्यान रखेंगे तो 79/325। 79 का मतलब क्या है, तो 79 सेशन के द्वारा, यानी कि यूएन जी है, तो यूएन को आपको बताया कि यूएन के कितने ऑर्गन्स हैं, तो यूएन के टोटल जो है कंप्लीट 6 ऑर्गन्स हैं। ठीक है, यूएन के जो है टोटल 6 ऑर्गन्स हैं। और यूएन की स्थापना कब की गई थी, तो यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी। फिलहाल जो है अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 79/325 क्या है, तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस प्रस्ताव के तहत की गई थी, तो किस प्रस्ताव के तहत की गई है। तो अगर हम प्रस्ताव की बात करेंगे तो यहां पर आंसर क्या होगा, रेजोल्यूशन। कौन सा रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन 79/325 रहा। ठीक है, ऐसे और भी जो है चीजें, मान लीजिए यूएन का चार्टर 51 किससे संबंधित है, जो कि चर्चा में था, न्यूज में था। तो यूएन का चार्टर 51 जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है, यूएन का चार्टर 1 जो है इंपॉर्टेंट इसलिए सेल्फ डिफेंस की बात करता है, यानी कि स्वयं सुरक्षा की बात करता है। जब यूएस ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, जो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे निकोलस मादुरो, उनको जो है एब्डक्ट करता है, मतलब जो किडनैप तो नहीं कहेंगे, एब्डक्ट भी नहीं कहेंगे, यानी अगवा करता है, एक तरीके से उठा लेता है। ठीक है, तो वहां पर जब यूएन में जो है जब चर्चा चल रही थी, तो उस टाइम पर यूएन ने जो है, मतलब यूएस ने आर्टिकल 51 का इस्तेमाल किया, यानी कि चार्टर 51 का इस्तेमाल किया, जिसमें वो स्वयं सुरक्षा की बात की, सेल्फ डिफेंस की बात की। यूएस ने एक एलिगेशंस लगाया कि निकोलस मादुरो जो है वो क्या कर रहे थे, यूएस को ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे। तो यूएस ने अपने आत्मरक्षा के लिए ऐसा कर रहा था, और जिसके चलते यूएस में बहुत सारे लोग की डेथ हो रही थी। हालांकि डेफिनेटली मतलब ये उतनी बात जो है वो जेन्युइन नहीं है कि ऐसा चल रहा था, बट यूएस के ये एलिगेशंस थे। यूएस ने जो है ऐसा कहा यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस में कहा। फिर नेटो का आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट होता है। नेटो का आर्टिकल कौन सा, नेटो का आर्टिकल जो है 5 इंपॉर्टेंट होता है, जो कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है, सामूहिक सुरक्षा की बात करता है। नेटो में टोटल कितने कंट्रीज हैं, तो नेटो में जो है टोटल देशों की संख्या कितनी है, नेटो में टोटल 32 देश हैं। नेटो में जो है देशों की संख्या कितनी है, नेटो में टोटल 32 देश हैं। 32वां देश कौन सा देश है, तो 32वां देश स्वीडन है। ठीक है, फिलहाल ये जो है ये फर्स्ट ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस जो है एस्टेब्लिश किया गया है, ये 79/325 रूल के तहत किया गया है। ये किस चीज को लेकर के है, तो एआई गवर्नेंस को लेकर के है, यानी कि एआई को लेकर के जो है सेफ्टी मेजर्स क्या रहेंगे, एआई का एथिकल प्रैक्टिसेस क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर के चर्चा होगी। क्योंकि आपने वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट्स में आपने देखा कि इस तरह के भी न्यूज़ आ रहे थे, जहां पर ये चर्चा चल रही थी कि इजराइल या फिर जो है यूएस, बहुत सारे जो है ये यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसीज या फिर जो है क्या किया जा रहा है, तो वो जो मारा जा रहा है या एक देश दूसरे देश के ऊपर अटैक कर रहे हैं, इन अटैक के लिए जो वॉर में किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, वॉर में एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए एआई जो है, एआई उतना सेंसिटिव नहीं है। कई बार आप देखिए कि वो बच्चों को मार दे रहे हैं, कई बार वृद्ध जनों को मार रहे हैं, कई बार वो सिटीजन्स को भी मार रहे हैं। तो जिसके चलते क्या हो रही है कि पूरे दुनिया में विनाश फैलता जा रहा है। तो जो एक विनाश का मंजर है उसे भी रोकने की नीड है, इसलिए यहाँ पर ये एआई गवर्नेंस को लेकर के चर्चा की जाएंगी। ठीक है, मतलब चर्चा जो है की गई है। तो ये डेफिनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया में भी जो है एक एआई इम्पैक्ट समिट की गई थी, फरवरी मंथ में किया गया था। 16 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी तक जो है एआई इम्पैक्ट समिट की गई थी। एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ पर हुई थी, तो न्यू दिल्ली में हुई थी। ठीक है, इस साल एआई इम्पैक्ट समिट हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी, वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे बताएंगे, एंड हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, एनसीआरबी। ठीक है, तो एनसीआरबी का डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ एनसीआरबी। ठीक है, यहां पर आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो आलोक कुमार मित्तल, अमित गर्ग, सुजीत पांडे एंड कीर्तिवर्धन सिंह। ठीक है, कीर्तिवर्धन सिंह के बारे में अभी हमने पहले चर्चा की ही थी, और बाकी जो रेस्ट हैं इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो फिलहाल देखिए यहां पर आंसर क्या होगा, तो एनसीआरबी का डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? एनसीआरबी का डायरेक्टर जो है अपॉइंट किया गया है अमित गर्ग। अमित गर्ग को एनसीआरबी का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। यहां पर आप देख रहे हैं कि अमित गर्ग अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ एनसीआरबी। ठीक है, अमित गर्ग एन आईपीएस ऑफिसर ऑफ 1993 बैच फ्रॉम द आंध्र प्रदेश कैडर हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। यानी कि अब यही बात यहाँ पर नीचे हिंदी में दिया गया है। ये जो पीपीटी है आपके उसमें लिंक पर जो है ये लग जाएगी जो है, तो वहाँ से आपको ये पीपीटी मिल जाएगी। और जो है टेलीग्राम चैनल भी जो है वहाँ पर भी जो है आप जुड़ जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल पर भी जो है ये पीपीटी आपको सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो आलोक कुमार मित्तल जो कि ये लेफ्ट साइड में है, सुजीत पांडे जी जो कि ये मिडिल साइड में है, और अमित गर्ग ये राइट साइड में है। ठीक है, अमित गर्ग जो है जिन्हें एनसीआरबी का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। वहीं आप देखेंगे आलोक कुमार मित्तल जी को जो है क्या अपॉइंट किया गया है, तो आलोक कुमार मित्तल जी को डीजी नियुक्त हरियाणा कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक कुमार मित्तल को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आलोक कुमार जी को जो है आलोक कुमार मित्तल जी को बीपीआरएनडी का जो है डीजी यानी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। सुजीत पांडे जी, सुजीत पांडे जी को जो है आप देखेंगे क्या अपॉइंट किया गया है, तो सुजीत पांडे जी को हालांकि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का निदेशक नियुक्त किया गया है, यानी इन्हें डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। किसके? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के। ओके, और सुजीत पांडे जो है यूपी कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं को हैदराबाद में, अब ये अकादमी कहां पर है? हैदराबाद में अकादमी है। ठीक है, यहां पर देखिए 3 रिसेंट में अपॉइंटमेंट किए गए हैं, तो ये आप देखेंगे अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। हालांकि अपॉइंटमेंट्स और बहुत सारी खबरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा भी हैं, बट ये है कि हम आपको इंपॉर्टेंट जो खबरें हैं उनको मैं लेकर के आ रहा हूँ वीकली, और हम कोशिश करेंगे कि हर वीक में जो है आपको पूरे वीक का जो है एक जो इंपॉर्टेंट जो करंट रहेंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करता करूँगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर है, द न्यू प्रपोज नेम ऑफ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नया प्रस्तावित नाम क्या है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, आईसीआईसीआई इंश्योरेंस लिमिटेड, आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिमिटेड, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। ठीक है, देखिए आईसीआईसीआई का जो है सबसे पहले आप पूरा नाम समझिए, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये आईसीआईसीआई का पूरा नाम है। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक भी जो है एस्टेब्लिश हुआ था, एक डेवलपमेंट बैंक के तौर पे एस्टेब्लिश किया गया था। फिर जो है 1993 में जो है फिर से ये प्राइवेट सेक्टर बैंक में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जो है, और आईसीआईसीआई बैंक जो है इंश्योरेंस सेक्टर में भी जो है काम करना शुरू कर देता है। हालांकि फिलहाल देखिए ये तो एक वेंचर है, ठीक है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो है आप देखेंगे तो प्रूडेंशियल जो है ये यूके बेस्ड कंपनी है, और जिसका स्टेक है किसमें? आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस में। और यहां पर आप देखेंगे तो रिसेंट में जो है एक डेवलपमेंट है, रिसेंट में डेवलपमेंट क्या है? रिसेंट में डेवलपमेंट, एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट, द लिमिट ऑफ एफडीआई, ठीक है, वो इंक्रीज कर दिया गया है। तो एफडीआई की लिमिट जो है इंश्योरेंस सेक्टर में कितना परसेंट कर दिया गया है? तो इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट 100% कर दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जो यहां पर एफडीआई की लिमिट 100% कर दिया गया है, इस 100% के करने के बाद से क्या हुआ? तो 100% के करने के बाद से क्या होता है? तो देखिए यहां पर अच्छा, इंश्योरेंस सेक्टर की जो रेगुलेटरी बॉडी है
तो इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेटरी बॉडी के जो है सबसे पहले इससे डिस्कस कर लेते हैं। तो इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेटरी बॉडी IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये IRDAI इसका मतलब है इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेटरी बॉडी है। आप देखेंगे हर सेक्टर की रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे मान लीजिए बैंक की रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, RBI, ठीक है। कैपिटल मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, तो सेबी। टेलीकॉम सेक्टर की रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पेंशन सेक्टर की रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ऐसे आप देखेंगे कंप्यूटर जो है सॉफ्टवेयर सर्विसेज की नेस्कॉम है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, ठीक है। तो हर सेक्टर की रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। तो वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, तो इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेटरी बॉडी IRDAI है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब होता क्या है तो इंश्योरेंस सेक्टर में जो है लिबरलाइजेशन कब किया गया था, इंश्योरेंस सेक्टर में लिबरलाइजेशन जो है सन 2000 में किया गया था। हालांकि इंश्योरेंस सेक्टर को जो है आप देखेंगे तो बैंक इंश्योरेंस के लिए या इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के लिए या फिर जो है इंश्योरेंस को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, इंश्योरेंस को लिबराइज करने के लिए मल्होत्रा कमेटी बनाई गई थी, जो 1993 में ये कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। सन 2000 से इंश्योरेंस सेक्टर में जो है लिबराइजेशन कर दिया था। लिबराइजेशन का मतलब कि जो है प्राइवेट कंपनियां इंश्योरेंस सेक्टर में आ सकती हैं और वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकती हैं। आपको पता है कि जो लाइफ इंश्योरेंस के फील्ड में एक बहुत लंबे समय तक हमारे देश में सिर्फ एक कंपनी थी जिसकी मोनोपोली थी, और वो कौन सी कंपनी थी, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। बट आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में बहुत सारे जो है कंपनीज जो है इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रही है और इवन अच्छा भी कर रही है। हालांकि देखिए जो है इंश्योरेंस फॉर ऑल का भी एक टारगेट रखा गया है। क्या आप हमें इसका आंसर बता सकते हैं कि इंश्योरेंस फॉर ऑल का टारगेट कब तक रखा गया है? इंश्योरेंस फॉर ऑल का मतलब कि ये सभी को इंश्योरेंस मिले, ठीक है, हर किसी के लिए इंश्योरेंस हो। तो इंश्योरेंस फॉर ऑल का टारगेट जो है 2047, और 2047 क्यों? तो 2047 इसलिए क्योंकि हमारे देश को आज़ाद हुए 2047 में कितने साल हो जाएंगे, तो हमारे देश को आज़ाद हुए 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। इस वजह से आप देखेंगे बहुत सारे टारगेट्स जो हैं जिनकी डेडलाइन कब तक रखी जा रही है, तो 2047 रखी जा रही है, क्योंकि 2047 में हमारे देश को आज़ाद हुए कितने साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए इंश्योरेंस फॉर ऑल का जो टारगेट रखा गया ये भी 2047 का, यानी कि हमारे देश में हर व्यक्ति जो है, हर सिटीजन जो है वो इंश्योर्ड रहे, ठीक है। अब इंश्योरेंस फॉर ऑल के लिए जरूरी क्या है कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़े। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है। तो जो है विदेशी जो निवेश है उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए जो है इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की लिमिट 100% कर दी गई है। अब जब इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की लिमिट 100% कर दी गई है, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जो पोटेंशियल कंपनी है, ये कंपनी अब ये सोच रही है कि हम क्या करें, हम यहाँ से जो है अपने शेयर जो हैं वो सेल कर दें, ठीक है। इस कंपनी से शेयर सेल कर दें। शेयर सेल करने के बाद जो है ये कंपनी जो है कहाँ पे इन्वेस्ट करने को सोच रही है, तो भारतीय लाइफ इंश्योरेंस के 75% शेयर्स को प्लान कर रही है खरीदने के लिए, ठीक है। हालांकि अभी जो है ये कंपनी ये सोचे कि हम अपना 22% शेयर जो है, 22% शेयर जो है अप्रॉक्स हम इसे कंटिन्यू रखेंगे, और जब वैल्यूएशन अच्छा मिलेगा तब हम बेचेंगे, ठीक है। अच्छा, एक रूल मैं आपको बताता हूं यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जो आपको आसानी से ये रूल जो है नहीं देखने को कहीं मिलेगा। हालांकि रूल तो है ये, लेकिन ये आपको आसानी से क्यों ये नाम चेंज किया जा रहा है उसके पीछे का लॉजिक समझिए। लॉजिक जो है समझने का जो है मतलब देखिए ये है कि अगर कोई भी कंपनी जिसमें क्राइटेरिया समझिए, यानी कि यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो गया। पोटेंशियल जो है यहाँ पर ये जो कंपनी है, ये कंपनी क्या है, पोटेंशियल जो कंपनी है ये प्रोमोटर के तौर पे कंपनी है, ठीक है। प्रोमोटर को हिंदी में बोलते हैं प्रवर्तक, लेकिन जो प्रोमोटर की जो कैटेगरी है अब इसका जो है कैटेगरी चेंज होने जा रहा है। अब ये प्रोमोटर से क्या बन जाएगी, इन्वेस्टर बन जाएगी, ठीक है। यानी कि ये रूल है कि अगर किसी कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट 25% तक है, यानी 25% से ज्यादा नहीं है, 25% तक है, तो आप किस कैटेगरी में आ जाएंगे, आप इन्वेस्टर की कैटेगरी में हो जाएंगे, ठीक है। और इन्वेस्टर बन करके आप वहां पे रह सकते हैं। लेकिन अगर 25% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, तो आप जो है प्रोमोटर की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां से ये अपना जो है
क्राइटेरिया प्रोमोटर से जो है इन्वेस्टर बनने जा रहा है, ठीक है। प्रोमोटर जब इन्वेस्टर बन जाएगा तो ये किसके शेयर्स खरीदेंगे, ये जो है 75% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, यानी कि 75% जो है इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहते हैं, तो ये 75% इन्वेस्टमेंट जो है भारतीय लाइफ इंश्योरेंस में करना चाहते हैं, ठीक है। अगर 75% तक का इन्वेस्टमेंट है, मतलब 75% इन्वेस्टमेंट है, तो वो प्रोमोटर की कैटेगरी में होंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इससे कम, जैसे अगर 25% से कम हो रहा है, तो आप जो है क्या बन सकते हैं, इन्वेस्टर बन सकते हैं। इसलिए यहाँ से जो है वो अपने शेयर्स बेच कर विड्रॉ करना चाहता है प्रूडेंशियल। और प्रूडेंशियल क्यों विड्रॉ करना चाहता है, क्योंकि वो भारतीय लाइफ इंश्योरेंस में निवेश करना चाहता है। और प्रूडेंशियल जो है इस वजह से जो है बोर्ड ने अप्रूव कर दिया कि ठीक है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का नाम जो है वो चेंज होकर के क्या हो जाएगा, तो आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस जो है लिमिटेड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन बता सकता है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ जो है ये प्रोमोटर्स की जो कैटेगरी जो है इसको चेंज करके किस कैटेगरी में जाना चाहता है, तो ये इन्वेस्टर की कैटेगरी में जाना चाहता है, ठीक है। इन्वेस्टर की कैटेगरी में क्यों, ये सब चीज़ें क्यों रही, तो उसके पीछे रीजन है एफडीआई की लिमिट्स जो है वो इन्हांस कर दी गई है। इंश्योरेंस फॉर ऑल का टारगेट कब तक रखा गया, 2047 रखा गया है। और आपको पता है कि विकसित भारत का भी लक्ष्य रखा गया 2047 तक रखा गया है। इसी वजह से आप देखिए जो वीबीजी राम जी है ना, कि मनरेगा जो एक पुरानी स्कीम थी ना, लगभग 20 ईयर्स ओल्ड लॉ जो थे, यानी कि पिछले साल इसके लिए कानून बनाया गया, तो मनरेगा का नाम भी जो है वो चेंज कर दिया गया। और सरकार का कहना है कि मनरेगा जो है एक 20 ईयर्स ओल्ड लॉ है एंड रूरल प्रायोरिटीज हैव बीन चेंज, ग्रामीण जो प्राथमिकताएं हैं वो बदल चुकी हैं, जिसके चलते जो है मनरेगा का भी नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो मनरेगा को मतलब रिप्लेस कर दिया गया, एक तरीके से मनरेगा को रिप्लेस कर दिया गया वीबीजी राम जी एक्ट से, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण से जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया। और यहाँ पर जॉब गारंटी जो है वो भी 100 डेज से जॉब गारंटी बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, तो 100 डेज से जॉब गारंटी बढ़ा करके 125 डेज कर दी गई। यहाँ पर देखिए जो है प्रोमोटर से इन्वेस्टर, ठीक है, आप देख सकते हैं। साथ ही बोर्ड ने प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स लिमिटेड की प्रोमोटर से इन्वेस्टर की रीक्लासिफाई करने के लिए भी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मंजूरी लेने की प्रक्रिया को भी हरी झंडी दे दी। ये सारे फैसले कंपनी को 6 जुलाई 2026 को हुई बोर्ड मीटिंग में लिए गए, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ रही है कि जो कैटेगरी होगी वो प्रोमोटर से किस में हो जाएगी, इन्वेस्टर की कैटेगरी हो जाएगी, ओके। एक और यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, आरबीआई हैज अनाउंस्ड अ मार्केट बोरोइंग कैलेंडर ऑफ हाउ मच फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर द जुलाई सितंबर 2026 क्वार्टर, यानी सेकंड क्वार्टर की बात चल रही है। देखिए जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है वो कब से स्टार्ट होता है, अप्रैल से स्टार्ट होता है, यानी अप्रैल मई जून ये फर्स्ट क्वार्टर हो जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर ये सेकंड क्वार्टर होता है, ठीक है। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है, ये सेकंड क्वार्टर का। और यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कैलेंडर जारी कर दिया है, ठीक है। किस लिए कैलेंडर है, तो कितनी राशि का बाजार उधार कैलेंडर जो है जारी किया गया, कितनी जो है बाजार से जो है मार्केट बोरोइंग किया जाएगा। अब यहाँ पे जो मार्केट बोरोइंग को लेकर के जो कैलेंडर जारी किया गया, तो कितना अमाउंट है, क्या 2,18,816 करोड़ है, या 3,18,000, या फिर 4 लाख, या फिर 5 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर जो है ये 3,18,816 करोड़ रुपए का एक बोरोइंग कैलेंडर जारी किया गया है। 3,18,816 करोड़ रुपए का ये बोरोइंग कैलेंडर जारी किया गया है। इसे किसके द्वारा जारी किया गया, तो BIS बेंचमार्क इशुएंस स्ट्रेटजी हैज बीन एक्सपेंडेड। हालांकि देखिए यहाँ पर जो है स्टेट को जो है एक्सपेंड किया गया है टू 9 न्यू स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी मूविंग टुवर्ड्स मोर ट्रांसपेरेंट एंड सिस्टमेटिक बोरोइंग, ठीक है। तो एक बोरोइंग कैलेंडर जारी कर दी गई है, ये आप अमाउंट याद रखेंगे किसके द्वारा ये जारी किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये कैलेंडर जारी किया गया है। अब एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर खबर आ रही है कि IMF को लेकर के खबर आ रही है, न्यूज है। क्वेश्चन बताया कि द IMF प्रोजेक्ट्स इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर। देखिए जब भी फ्रेंड्स अगर आपको ऐसे दिखाई दे, अगर कहीं पर भी FY28 लिखा गया है, या फिर FY27 लिखा गया है, या फिर FY लिख करके कोई सा भी नंबर लिखा गया है, तो आपको क्या समझना है। देखिए अगर ऐसा कुछ भी लिखा गया है तो आपको ये समझना है कि FY का मतलब क्या है, फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। और अगर 28 लिखा गया है तो आपको एक साल पीछे आना है, यानी कि आपको ऐसे समझना है कि ये किस वर्ष के लिए बात चल रही है, तो ये बात चल रही है 2027-28 के लिए, 2027-28 के लिए बात चल रही है, ओके। तो 2027-28 के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोजेक्शन जो है IMF के द्वारा किया गया है। तो कितना % IMF का प्रोजेक्शन है,
तो यहां पर देखिए जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, 6.4% का प्रोजेक्शन है, 6.5% का प्रोजेक्शन है, 6.7 या फिर 7% का प्रोजेक्शन है। तो क्या यहां पे आंसर होगा? ठीक है, तो देखिए यहां पर जो आंसर होगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि FY28, तो FY28 यानी कि 2027-28 के लिए जीडीपी प्रोजेक्शन कितना है? तो जीडीपी प्रोजेक्शन जो है 6.7% का प्रोजेक्शन है, और ये प्रोजेक्शन किसके द्वारा लेकर के आया गया है? आईएमएफ। आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये जुलाई मंथ में ये रिपोर्ट आई है। आईएमएफ की जो ये रिपोर्ट होती है, देखिए WEO अपडेट, यानी कि ये अपडेट अब जो है ये अपडेट है। ये कैसी अपडेट है? तो ये कौन सी रिपोर्ट है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी डायरेक्टली पूछा सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय आईएमएफ। ठीक है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक ऐसे ही जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो देखिए आरबीआई के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आरबीआई के द्वारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की जाती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, मतलब ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ये आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ ये दोनों ही 1944 के ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से उपज इनकी होती है। तो 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया गया था। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो है ये न्यू हैम्पशायर में है, कंडक्ट किया था, और यहीं से जो है ये दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस निकल करके आते हैं, एक वर्ल्ड बैंक एंड एक आईएमएफ। और दोनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के काम करने के जो तरीके हैं वो अलग हैं। हालांकि यूरोप जो है, आप देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से यूरोप जो है डिस्ट्रक्शन के दौर से गुजर रहा था, यूरोप को रिसरेक्ट करना था। तो यहां पर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ लेकर के आता है। दोनों के काम करने के जो तरीके हैं, वर्ल्ड बैंक जब भी लोन प्रोवाइड करता है पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी से लड़ने के लिए लोन प्रोवाइड करता है। वहीं अगर हम आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ किस कंडीशन में लोन प्रोवाइड करता है? तो आईएमएफ जो है ऑलवेज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की सिचुएशन में लोन प्रोवाइड करता है। आईएमएफ किस कंडीशन में लोन प्रोवाइड करता है? आईएमएफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की सिचुएशन में लोन प्रोवाइड करता है। यानी अगर किसी भी देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट वहां का अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट या फाइनल अकाउंट में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे सिचुएशन में मोटे मोटे तौर पे आप समझिए कि अगर किसी भी देश में विदेशी मुद्रा भंडार की कमी है तो ऐसे सिचुएशन में लोन किससे लिया जाता है? आईएमएफ से लिया जाता है। आपको पता है कि जो है 1990 में हमारे देश में भी जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्राइसिस था, तभी जाकर के हमने आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो है वहां पर मदद मांगी थी, और आईएमएफ ने जो है हमें वहां पर जो है मदद किया भी था, और हम आईएमएफ ने जो है हमें कंडीशनल, ठीक है, सपोर्ट दिया था, यानी विद कंडीशन, कंडीशन के साथ सपोर्ट दिया था। और मनमोहन सिंह जो है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च किए थे, और उस पॉलिसी में एलपीजी का कॉन्सेप्ट था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आईएमएफ कब लोन प्रोवाइड करता है? आईएमएफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की सिचुएशन लोन प्रोवाइड करता है। आईएमएफ से जो संबंधित जो है, एक क्वेश्चन ये भी बताता है कि आईएमएफ से संबंधित क्या है, तो आईएमएफ की जो है एक इंटरनेशनल रिजर्व है, असेट्स रिजर्व है, वो कौन सा है? वो एसडीआर है। तो क्वेश्चन ये भी बताता है कि एसडीआर किससे संबंधित है? एसडीआर फ्रेंड्स आईएमएफ से संबंधित है। एसडीआर का पूरा नाम क्या है? एसडीआर का पूरा नाम स्पेशल ड्राइंग राइट्स है। एसडीआर में कितनी करेंसीज हैं? एसडीआर में टोटल जो है 5 करेंसीज हैं। और जहां पर एक चाइना की बहुत बड़ी पॉलिटिकल विक्ट्री है, मतलब चाइना की बहुत बड़ी जंग जो है, चाइना की बहुत बड़ी जीत भी है कि जो चाइनीज करेंसी है रेनमिनबी, ठीक है, वो भी आईएमएफ के इंटरनेशनल रिजर्व असेट्स में है। ठीक है, तो वो एसडीआर का पार्ट है। ठीक है, वो किसका पार्ट है? एसडीआर का पार्ट है, इंडियन करेंसी नहीं है। ठीक है, तो यूएस डॉलर है, जापानीज येन है, स्टर्लिंग पाउंड है, ठीक है, और जापानीज येन है, और यूरो है, और फिर चाइनीज रेनमिनबी है। ठीक है, ये 5 इंटरनेशनल करेंसीज हैं। आईएमएफ की जो रिपोर्ट है, आईएमएफ की रिपोर्ट जो है बाइनरी रिपोर्ट आती है, यानी कि एक साल में ये रिपोर्ट 2 बार आती है।
मैं आपको बताऊं कि यहां पर आप देखिए जो जीडीपी ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन है वो कितना है, 6.7% का प्रोजेक्शन आपको याद रखना है। वहीं आरबीआई का प्रोजेक्शन कितना है, तो आरबीआई की जो है 61st मीटिंग हुई थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, ठीक है, 61वीं मीटिंग की गई थी। और 61वीं मीटिंग जो है वो कब की गई थी, तो जून मंथ में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3rd 4th एंड 5th जून को ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स हुई थी। ये कितने नंबर की मीटिंग थी, तो ये 61st मीटिंग थी, 61वीं मीटिंग थी। और उस 61वीं मीटिंग में जो है आरबीआई का जीडीपी को लेकर के प्रोजेक्शन कितना है, तो आरबीआई का जो जीडीपी का प्रोजेक्शन है, तो आरबीआई का जीडीपी का प्रोजेक्शन 6.9% था, जिसको रिड्यूस करके कितना परसेंट कर दिया गया, 6.6% कर दिया गया। वहीं इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन जो है, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन यानी जो सीपीआई का प्रोजेक्शन था वो कितना कर दिया गया, तो यहां पे 4.6% था, बट कितना कर दिया गया, 5.1% कर दिया गया। एक जो है 5.1% का प्रोजेक्शन रहा। और ये कौन से वर्ष के लिए, तो ये 2026-27 के लिए, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे जो प्रोजेक्शन है वो कितना प्रोजेक्शन है, FY27 के लिए। तो ये प्रोजेक्शन जो है FY27 2026-27 के लिए कितना परसेंट है, 6.4 का प्रोजेक्शन है। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया था ये FY27-28, तो ये कितना हो जाएगा, 6.7% का प्रोजेक्शन है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, IMF, आरबीआई के जो है जब भी मॉनेटरी पॉलिसी की रिव्यू होगी वहां पर आपको जीडीपी प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं, ठीक है। IMF के जो है ये रिपोर्ट्स आते हैं, एक साल में 2 बार रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, व्हाट वाज द इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन रेट रिकॉर्डेड इन जून, ठीक है। जून मंथ में रिटेल इन्फ्लेशन कितना परसेंट है, तो यहां पर ऑप्शन है 4%, 4.38, 4.5%, 3.85%, कितना है। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। तो फिलहाल देखिए इसका आंसर जो है यहां पर आंसर 4.38% ये रिटेल इन्फ्लेशन है, 4.38% ये रिटेल इन्फ्लेशन है। देखिए जब भी हम रिटेल इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो वहां पर आपको जो है ये भी दिखाई देता है, कहीं कहीं पर आप देखेंगे सीपीआई लिखा हुआ दिखाई देता है। सीपीआई अगर कहीं भी लिखा गया है तो आप समझ जाइए सीपीआई की अगर बात की जा रही है तो इसका मतलब किसकी बात की जा रही है, तो जहां भी अगर सीपीआई लिखा गया है तो इसका मतलब ये समझ जाएगा कि सीपीआई किसकी बात कर रहा है, सीपीआई यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन की बात कर रहा है। सीपीआई किसकी बात कर रहा है, रिटेल इन्फ्लेशन, खुदरा मुद्रास्फीति, ठीक है। सीपीआई का पूरा नाम क्या है, सीपीआई का पूरा नाम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई का पूरा नाम है, ठीक है। ये क्या करता है, तो जो सीपीआई है ये आप देखिए जो है आम इंसान से जुड़ा होता है सीपीआई, यानी कि रिटेल मार्केट में जो वस्तुएं उनकी कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को कैलकुलेट किया आता है, और उसी कैलकुलेशन के जो नंबर्स आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी आप ये समझ सकते हैं जो हाउस होल्ड कंजम्पशंस हैं उनमें, यानी कि जो घरेलू जो उपभोग हैं उनमें जो कीमतें बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, वो कितना उतार चढ़ाव हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिटेल इन्फ्लेशन का एक टारगेट सेट किया गया है कि हमारे देश में, एंड विद द कंसल्टेशन ऑफ आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई के कंसल्टेशन में किस एक्ट के थ्रू, आरबीआई 1934 के थ्रू, सेक्शन कौन सी है, तो सेक्शन है 45Z यानी 45Z ए के थ्रू ये टारगेट सेट किया जाता है। वही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो गठन किया गया है, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये कब बनाई गई थी, ये 29 सितंबर 2016 को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया था। किस एक्ट के थ्रू जो है इसे स्टेब्लिश किया गया था, इसे आरबीआई एक्ट 1934 अंडर सेक्शन 45Z या जी बी के थ्रू किया गया था। और 45Z ए के थ्रू, 45Z ए के थ्रू भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा विद द कंसल्टेशन ऑफ आरबीआई, आरबीआई के परामर्श पर प्रत्येक 5 वर्ष के लिए इन्फ्लेशन रेट का टारगेट सेट किया जाता है रिटेल इन्फ्लेशन पर। और वो टारगेट कितना होता है, तो वो टारगेट है 4% ± 2%, यानी कि इन्फ्लेशन रेट कितना परसेंट होना चाहिए, 4% होना चाहिए। अगर कम या ज्यादा होगा तो कितना परसेंट कम या ज्यादा हो सकता है, तो ±2%। जो ±2% है इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं टॉलरेंस बैंड।
टॉलरेंस बैंड का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि कितना टॉलरेबल है, ठीक है। यानी कि 4% में 2% कम हो जाए तब भी ओके है, और अगर 2% बढ़ जाए तब भी ओके है, ठीक है। यानी कि ये जो है निकल करके आया, ये लोअर लिमिट है, ये कौन सी लिमिट है, ये अपर लिमिट है इन्फ्लेशन रेट की। तो इन्फ्लेशन रेट की ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, यानी देश के अंदर इन्फ्लेशन रेट जो है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक टारगेट लेकर के चला जाता है। अब यहां पे जो है जून मंथ का इन्फ्लेशन रेट कितना आ गया, 4.38% है। हालांकि देखिए ये तो एक लिमिट है और आरबीआई जो है मतलब 4%। अब यहां पर आप देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीडियम टर्म इन्फ्लेशन टारगेट ब्रीज्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, यानी कि जो है 4% से ज्यादा ये कितने महीने के बाद इन्फ्लेशन रेट जो है 4% से ज्यादा हो चुका है। तो यहां पर जो है आंसर क्या होगा, 17 मंथ्स के बाद इन्फ्लेशन रेट जो है 4% से ज्यादा हुआ, ठीक है। यहां पर देखिए जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका बेस ईयर जो है रिवाइज कर दिया गया है, डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर रिवाइज कर दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो डब्ल्यूपीआई की जगह पर एक नया इंडेक्स जो है पीपीआई भी आने वाले समय में धीरे धीरे जो है फेज्ड मैनर में उसको लेकर के आ जाएगा। तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, इवन जीडीपी का भी बेस ईयर क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया है। और ये सबके बेस ईयर चेंज कर दिया गया। सबके देखिए बेस ईयर इसलिए भी चेंज कर दिए गए हैं क्योंकि हुआ क्या था कि लास्ट ईयर आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स के मामले में ये एक ग्रेडिंग दिया था। और इस ग्रेडिंग में जो है कितने टोटल ग्रेड्स होते हैं, 4 ग्रेड्स होते हैं आईएमएफ की जो ग्रेडिंग होती है, तो ए बी सी डी। इंडिया को जो ग्रेडिंग दे दिया, इंडिया को कितनी ग्रेडिंग दिया, इंडिया को सी ग्रेड दे दिया आईएमएफ ने। उसके बाद से क्या होता है, तो सी ग्रेड क्यों दिया, सी ग्रेड इसलिए दिया क्योंकि जो है आईएमएफ का कहना यह था कि हमारे देश में जो अकाउंट स्टैटिस्टिक्स है, जो कैलकुलेट करने का जो है एक वे है, मेथड है, उसका जो बेस ईयर है, बेस ईयर का मतलब क्या होता है कि वो ईयर जिससे हम कंपेयर करते हैं, जो बेस ईयर है वो बहुत ही आउटडेटेड है, पुराना बेस ईयर है, जिसके चलते जो है यहाँ पर इंडिया की जो ग्रेडिंग की गई है वो सेकेंड लोवेस्ट ग्रेडिंग कर दी गई थी, सी ग्रेड की ग्रेडिंग कर दी गई थी, ठीक है। दूसरा जो है ये कहा गया कि इंडिया में जो है एक बहुत बड़ा मार्केट जो है वो कौन सा मार्केट है, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, ठीक है। ये 2 मेजर रीजंस थे, ठीक है। जिसके बाद से क्या हुआ कि निर्मला सीतारमन ने कहा कि ठीक है, हम क्या करेंगे, जो बेस ईयर होगा उन सबको रिवाइज कर देंगे। तो रिटेल इन्फ्लेशन का जो बेस ईयर है ये 2012 था, जिसको रिवाइज करके कितना कर दिया गया है, 2024 कर दिया गया है। और यहां पर आप देखेंगे इस नए वेटेज में अगर बोला कि रिटेल इन्फ्लेशन में हाईएस्ट वेटेज किसका होता है, तो हाईएस्ट वेटेज जो है फूड एंड बेवरेजेस का होता है। यानी कि देखिए ये खाद्य एवं पेय पदार्थ है, फूड एंड बेवरेजेस है। कितना परसेंट वेटेज है, 36.75% का वेटेज है। वहीं अगर आप देखेंगे तो जो सीपीआई 2012 था, जो बेस ईयर, जब पुराना बेस ईयर था, वहां पर वेटेज जो है किसका ज्यादा था, तो वहां पर भी वेटेज जो है फूड एंड बेवरेजेस का ही ज्यादा था। यहां पर कितना था, 45% का अप्रॉक्स था, और यहां पर कितना कर दिया गया, तो यहां पर 36% के अप्रॉक्स कर दिया, तो 9% का डिफरेंस कर दिया गया। हाँ, स्टिल अभी भी जो है वेटेज किसका ज्यादा है, फूड एंड बेवरेजेस का ज्यादा है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रिटेल इन्फ्लेशन में, खुदरा मुद्रास्फीति में हाईएस्ट वेटेज किसका होता है, तो हाईएस्ट वेटेज जो है फूड एंड बेवरेजेस का होता है, खाद्य एवं पेय पदार्थ का होता है। इन्फ्लेशन रेट जो है ऑल इंडिया कितनी रही, 4.38% रही। ये पूरा मैप दिया गया है किस स्टेट में कितना परसेंट इन्फ्लेशन रेट है। और हमें जो है कम से कम 3-4-5 महीने तक का जो है हमें रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े हमें याद करके रखने होंगे। मैं आपको बताता हूं, देखिए जो मई मंथ में रिटेल इन्फ्लेशन था वो कितना परसेंट था, 3.93% था। जून मंथ में कितना हो गया, 4.38% हो गया। और यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन भी जो है अलग से कैलकुलेट किया जा रहा है, तो फूड इन्फ्लेशन कितना है, आप ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ये भी याद रखें, 4.78% मई मंथ में था, जो कि जून मंथ में कितना हो गया है, तो जून मंथ में 5.32% हो गया है। मैं आपको कुछ और भी डेटा बताता हूं कि रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े किसके द्वारा कैलकुलेट किए जाते हैं। तो रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े एनएसओ के द्वारा कैलकुलेट किए जाते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा कैलकुलेट किए जाते हैं। एनएसओ कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, एनएसओ जो है मोस्पी के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में ये मंत्रालय आती है, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री के अंडर में कौन आता है, एनएसओ आता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है।
तो ये रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं जो कि यहाँ पर बेस ईयर जो है चेंज कर दिया गया। सीपीआई का बेस ईयर आप याद रखेंगे, सीपीआई का बेस ईयर जो है कितना है, सीपीआई का बेस ईयर 2024 है। वहीं अगर हम जीडीपी का बेस ईयर कितना है, तो जीडीपी का बेस ईयर 2011-12 था, जिसको रिवाइज कर दिया गया है। और प्रेजेंट टाइम में बेस ईयर कितना कर दिया गया है, तो जीडीपी का बेस ईयर ये 2022-23 कर दिया गया है। तो बेस ईयर को रिवाइज कर दिया गया है। पुराना बेस ईयर कितना था, 2011-12 था। तो ये रिवाइज्ड बेस ईयर है, ठीक है। और अर्लियर कितना था, 2011-12, ये अर्लियर था पहले। ओके, देखिए अब रिटेल इन्फ्लेशन तो हमने देख लिया जून मंथ का। और वैसे मैं आपको बता दूं, देखिए हर महीने लगभग 12 तारीख को प्रीवियस मंथ का इन्फ्लेशन रेट के आंकड़े जारी किए जाते हैं, ठीक है। कभी अगर मान लिया हॉलीडे है तो वो 13 को जारी कर दिया जाएगा, बट आप हर महीने की 12 तारीख के अप्रॉक्स जो है आप नजर बना करके रखिए। और ये जरूर देखते रहिए कि किस मंथ कितना परसेंट इन्फ्लेशन रेट कितना चल रहा है। जीडीपी को लेकर के अपडेट रखिए, जीडीपी कितना जो है, जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है। जीडीपी के प्रोजेक्शंस को लेकर के जो है आप नजर बना करके रखिए, जीडीपी के प्रोजेक्शन कितना है। यूपीआई के ट्रांजेक्शन्स को लेकर के आप नजर बना करके रखिए कि जो यूपीआई के ट्रांजेक्शन कितने हैं। और आप डेली बेसिस पर जो है न्यूज़ जरूर पढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत जो है कहीं ना कहीं से जरूर पढ़ते रहिए। ओके, अब यहाँ पे हम जून मंथ में किसकी बात कर रहे हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, यानी कि थोक बाजार में, ठीक है। जो थोक मूल्य सूचकांक था वो कितना परसेंट रहा, यहां पर ये देखते हैं। ठीक है, ओके। तो जो है यहां पर जून मंथ में कितना था, तो जून मंथ में 9.87% का होलसेल इन्फ्लेशन रेट है। जून मंथ में होलसेल इन्फ्लेशन रेट कितना परसेंट है, होलसेल इन्फ्लेशन रेट जो है 9.87% है। देखिए सीपीआई जो है रिटेल इन्फ्लेशन के लिए होता है, होलसेल इन्फ्लेशन के लिए जो यानी कि जो थोक बाजार में जो मुद्रास्फीति है उसकी गणना करने के लिए एक इंडेक्स यूज किया था। और वो कौन सा इंडेक्स होता है, ये होता है डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। यहां पर आप देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि आखिर में डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर कितना होता है। जैसे मान लीजिए सीपीआई का बेस ईयर हमने देखा, सीपीआई का बेस ईयर कितना है, 2024 है, तो डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर कितना होगा। तो डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसका बेस ईयर कितना है, तो डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर कितना है, डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर फ्रेंड्स 2022-23 कर दिया गया है, जो इसी मतलब जो है लास्ट 15 जून से अफेक्ट में है, ठीक है। 15 जून से जो है इसे अफेक्ट में लिया गया है और यहाँ पे चेंज कर दिया गया डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर। डब्ल्यूपीआई में जो नंबर ऑफ कमोडिटीज थे, है ना, वो कितने कर दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे बेस ईयर तो देख ही नहीं, 2011-12 से बदल करके 2022-23 कर दिया गया है। और डब्ल्यूपीआई में जो नंबर ऑफ आइटम्स जो थे वो कितने थे, तो 697 नंबर ऑफ आइटम थे। डब्ल्यूपीआई का जो पुराना बेस ईयर था वो कितना था, 2011-12 था। उसमें कितने कमोडिटीज थे जिन पे कैलकुलेशन किया जाता था, 697 कमोडिटीज पर कैलकुलेशन किया जाता था। अब जो वस्तुओं की संख्या है वो कितनी कर दी गई है, तो वो 957 कर दी गई है। तो ये आप याद रखेंगे कि डब्ल्यूपीआई में नंबर ऑफ कमोडिटीज कितने हैं, डब्ल्यूपीआई में नंबर ऑफ कमोडिटीज टोटल कितने कर दिए गए हैं, तो 957 नंबर ऑफ कमोडिटीज कर दिए गए हैं। किसे इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, तो आप यहां पे देखेंगे इंक्लूडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लाइक सोलर एंड विंड पावर अंडर द इलेक्ट्रिसिटी कैटेगरी। और ये किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर। और अगर हम मिनिस्ट्री की बात कर लेंगे तो कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, मतलब इसके अंडर में ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर आता है, ठीक है। तो डब्ल्यूपीआई का भी बेस ईयर क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया है। संख्या कितनी बढ़ा दी गई है, 957 कर दी गई। देखिए एसएससी के एग्जाम में जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। एसएससी के एग्जाम में, बैंक एग्जाम में भी जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। करंट तो सभी के लिए है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। और ये भी नहीं जो है सोचना है कि नहीं ये वाला करंट हमारे एग्जाम में नहीं होता। देखिए आजकल जो है बड़ा डायनेमिक हो गए हैं, सारे बोर्ड्स जो हैं और सारे पेपर्स में जो है हर तरह के क्वेश्चन पूछे आते हैं, इसलिए हमें हर तरह के क्वेश्चंस को तैयार करना होगा। एक यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी यहाँ पर देखेंगे, तो विच इंडियन सिटी इज द हाइएस्ट रैंक्ड इन द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026। तो लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में कौन सा शहर जो है भारत का सबसे शीर्ष पर रैंक पर है, तो ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर,
तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा न्यू दिल्ली होगा। न्यू दिल्ली 120th पोजीशन पर है और मुंबई जो है 121st पोजीशन पर है। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा शीर्ष पर कौन सा है, तो शीर्ष पर जो है दिल्ली है। एक यहां पर और भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा पब्लिश की जाती है। ठीक है, ये इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा पब्लिश की जाती है। दिस इंडेक्स रैंक्स द मोस्ट लिवेबल सिटीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि ये वो बताता है इंडेक्स की जो है कौन सा शहर सबसे रहने योग्य है, लिवेबल सिटीज है, ये बताता है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें तो इसमें रैंक 1, तो फर्स्ट रैंक पर कौन सी सिटीज है, तो फर्स्ट रैंक पर जो है कोपेनहेगन है, जो कि कहां पर है, डेनमार्क का है ये। सेकंड पर कौन सा है, वियना। वियना कहाँ की सिटी है, ऑस्ट्रिया की सिटी है। तीसरे पर रैंक जो है वो कौन सा है, मेलबर्न। तो मेलबर्न जो है यानी ऑस्ट्रेलिया की सिटी है। टोटल जो सिटीज यहाँ पर इवेलुएट किए गए हैं कितने, 173 सिटीज जो हैं इवेलुएट किए गए हैं। टोटल जो है 173 सिटीज जो है यहाँ पर इवेलुएट किए गए हैं। और यहाँ पे जो कैटेगरी है, कितने कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ये लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है जारी किया गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल 5 कैटेगरी है। 5 कैटेगरी कौन कौन सी हैं, तो स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए हम लोग भी जो है जब भी कहीं हम वहाँ पे फ्लैट लेते हैं, चाहे रेंट पर लें या फिर खरीदने के लिए या फिर घर लेते हैं, तो रहने के लिए या फिर जो है रेंट के पर्पज से, तो हम भी ये सारी चीज़ें देखते हैं कि वहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वहाँ पे कल्चर इन्वायरमेंट का क्या लेवल होगा, क्या स्तर होगा, एजुकेशन है कि कोई आसपास में वहाँ पे स्कूल्स एजुकेशन जो है सिस्टम वो ठीक है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर देखते हैं, फिर जाकर के हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि आप देखिए जो है टॉप 100 सिटीज़ में इंडिया की कोई भी सिटी नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए जो है हम इतना ही रखते हैं, और आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, आप जो भी चाहते हैं, जिस तरह की भी करंट चाहते हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा, और हम आपके लिए जो है अवेलेबल रहेंगे ऑलवेज। ओके, तो थैंक यू एवरीवन।